बेलून कार। डोंगरे नाम के गांव में माधवन नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। उसको सब गांव वाले मेंटल माधवन कहकर बुलाते थे, क्योंकि माधवन हमेशा अपने आप से बातें करता रहता था। कुछ न कुछ सोचते हुए रोड पर बाइक्स और कार्स के आगे से जाता था। माधवन का बेटा मंकू को क्लास में कुछ बच्चे मेंटल माधवन का बेटा है रे, मेंटल मंकू आया रे कहकर चिढ़ाते थे। मंकू को बहुत दुखी होता था। एक दिन मास्टर ने मंकू को उठाकर, क्या रे, फिजिक्स एग्जाम में जो लिखा हुआ आंसर्स वो क्या है? इक्वेशंस असल में किसी भी टेक्स्ट बुक में है क्या? दिखाओ। वो मैंने अपने आप आविष्कार किया हुआ इक्वेशन है मास्टर जी, वो कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं रहेंगे। मेरे इक्वेशन से आया हुआ आंसर करेक्ट ही है ना। तो तुम भी तुम्हारा पिताजी की तरफ बन गए हो। कुछ नया चीज के बारे में सोचता जैसा पागल की तरह बिहेव करना, किताब में जो लिखा हुआ है उनके खिलाफ जाना, ये सब तुम्हारे पिताजी का लक्षण है। तुमको ये सब लोग मेंटल मंकू बुलाने में कोई गलत नहीं है। तब मंकू रोने लगा। फिर घर आके मंकू उसके पिताजी के लैब में चला गया। डैडी, इतने दिन आपके वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा झेलनी पड़ा। अब तो आपका दिमाग भी मुझे आ गया। अब हम दोनों को मिलाकर कोई मेंटल अस्पताल में डालना ही बाकी है। असल में इतने दिन से सिर पड़ रहा है। असल में कर क्या आविष्कार करने वाले हैं आप? लोग तो बोलते रहेंगे रे, हमें उनकी परवाह नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमको सबसे अलग दिमाग दिया है जो दूसरों के पास नहीं है, इसलिए हमें ये लोग पागल समझते हैं। एक न एक दिन उनको हमारे बारे में मालूम चल जाएगा रे, तुम कुछ भी फिक्र मत करो, कहकर उनका रिसर्च के बारे में सब बताया। मंकू वो सुनकर हैरान हो गया। एक दिन गांव का मुखिया संजय सिंह एक मेंटल हॉस्पिटल के वैन के साथ माधवन के घर आया और माधवन की बीवी मंजू से, देखिए, आपके पति के पागलपन बहुत बढ़ गया है। उनके बारे में गांव वाले बहुत कंप्लेंट्स दे रहे हैं, इसलिए सब मिलकर आपके पति को पागल हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए निर्णय लिए हैं। मेरे पति पागल नहीं है, वे तो बहुत चतुर इंसान हैं, उसको छोड़ दीजिए, कहकर बहुत विनती करने से भी वो लोग नहीं सुने। सब मिलकर माधवन को वैन में चढ़ा दिए। शाम में मंकू स्कूल से आने के बाद मंजू ने वो बात बताकर रोने लगी। मंकू तुरंत ही पिताजी के लैब में गया और उन्होंने लिखा हुआ फार्मूलास को पूरा पढ़ने लगा। अगले दिन सुबह सुबह मंकू उसकी मिनी कार के पीछे एक बड़ा सा बैलून को बांधा और उसके ऊपर चढ़कर बैठा। तब वो मिनी कार धीरे से हवा में उड़ने लगा। मंजू उसको देखकर हैरान हो गई। मंकू उस बैलून कार में से गांव के ऊपर से जाने लगा तो सब लोग उनके मुंह लटका के देखते रह गए। मंकू वैसे ही उसके स्कूल में गया। हवा में उड़ते हुए मंकू और उसके बैलून कार को देखकर स्कूल के बच्चे और मास्टर जी अब हैरान रह गए। मंकू ने उस बैलून कार को पंचायत के जगह पर उतारा। देखा ना, मेरे पिताजी को पागल है कहकर हॉस्पिटल में डाल दिया। उन्होंने क्या आविष्कार किया है पता है? हवा या हवा गाड़ी को आकाश में उड़ा सकते हैं। और थोड़े दिन रुके होते तो मेरे पिताजी अब सबके गाड़ी को पेट्रोल के बदले ये हवा डाल देते थे। अब सब लोग आराम से हवा में उड़ते हुए जा सकते थे। सब ने उनका सर झुका लिए। हमें माफ कर दो बेटा, आपका दिमाग का शक्ति को मैं समझ नहीं पाया। सच में तो हम ही पागल हैं। आपका पिताजी को तुरंत ही छुड़ा कर लेके आते हैं। तब हॉस्पिटल से आकर माधवन मंकू का बैलून कार को देखकर, अरे बहुत अच्छे से दिमाग लगाया, मैंने इस हवा को तो आविष्कार किया, मगर इससे गाड़ी को कैसे उड़ाना है ये समझ में नहीं आकर दिमाग पर बहुत दबाव डाला। मेरे बेटे कहकर अब तुमने साबित कर दिया रे। फिर सब गांव वाले अपने अपने गाड़ियों को माधवन ने दिया हुआ बैलून्स को बांधकर हवा में उड़ने लगे। तुरंत ही माधवन को दुनिया में अच्छा पहचान मिल गया। गांव के सब लोग ने माधवन का आदर किया। मंकू और अंजू बहुत खुश हुए। क्लास में भी सब बच्चे और मास्टर मंकू को बहुत आदर करने लगे। मंकी मिल्क बॉटल थीफ।
एक गांव में गोपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी थी राधा। एक दिन गोपाल लकड़ी काटने के लिए अपने साइकिल में जंगल की ओर गया। वहां उसे एक बंदर का बच्चा दिखाई दिया। गोपाल ने उसे एक रोटी का टुकड़ा दिया। शाम को गोपाल ने जो लकड़ी काटे उसे साइकिल के पीछे बांधा। वो बंदर भी उसके साइकिल पर चढ़कर बैठ गया। घर पहुंचने पर गोपाल से राधा, क्यों जी, यहाँ तो हमारा ही कोई ठिकाना नहीं है, अब इस बंदर को कहाँ रखें? बंदर, क्या कह रही हो? फिर अपने साइकिल पर उस बंदर को देखकर, अच्छा ये, अरे दोपहर को इस पर तरस आ गया था, मैंने इसे एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। लगता है ये मेरे पीछे पीछे चला आया, कल मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा। यूं गोपाल ने उस बंदर को कई बार जंगल में छोड़ा, पर हर बार वो बंदर वापस लौट आया। लगता है इसे आदत पड़ गई है। इसे जंगल में मिलने वाले फलों से ज्यादा अपने घर का खाना अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, हमारे साथ साथ ये भी एक टुकड़ा खा लेगा। अब इसे रहने दो यहीं पर, कोई बात नहीं। उस दिन से उस बंदर को वे पालने लगे। उसका नाम मुन्नी रखा। यूं कुछ दिन बीत गए। गोपाल और राधा की एक बिटिया हुई। शादी के हुए कई सालों बाद उनकी आम बच्ची हुई। ये सब मुन्नी के वजह से ही। यही सोचकर गोपाल और राधा बहुत खुश हुए। कुछ सालों बाद गोपाल का पैर टूटा और वो जंगल लकड़ी काटने जा नहीं पाया। तब वो दाने दाने के मोहताज हो गए। एक दिन बच्ची बिलक बिलक कर रो रही थी। राधा ने बहुत कोशिश की, पर बच्ची का रोना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। राधा, ओ राधा, अब बिटिया यूं बिलक बिलक कर क्यों रो रही है? जरा देखो तो सही। एक हफ्ते से ठीक से खाया नहीं तो बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगी? इसीलिए बच्ची भूख के मारे रो रही है। 2 दिन से पड़ों से दूध मांगकर बच्ची को पिला रही हूँ। आज फिर मांगने के लिए मेरा दिल नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं गई नहीं। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैं कोई काम ढूंढना चाहती हूँ, पर आपको और बच्ची को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? यूं कहकर वो दुखी हो रही थी। मुन्नी ने ये सब कुछ सुना। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह इनकी मदद करनी चाहिए। मुन्नी उस गांव के सरपंच रूपचंद के पास गई, जिन्हें गोपाल हर रोज लकड़ी काटकर बेचता था। मुन्नी सरपंच के घर के दीवार को फांदकर वहां बंधे हुए गाय के पास गई। एक बोतल उठाया और उसमें वो गाय के दूध ढोने लगी। फिर उस दूध को ले जाकर पालने में लेटी हुई बच्ची को उसने पिलाया। बच्ची का रोना बंद होते देख राधा ने बच्ची की ओर देखा। मुन्नी को बच्ची को दूध पिलाते हुए देखकर राधा हैरान हुई। ये दृश्य देखकर गोपाल और राधा के आंखें भर आईं। हमने इसे रोटी के 2 टुकड़े दिए तो ये हमें इतनी वफादारी दिखा रहा है। इस तरह मुन्नी हर रोज बोतल में दूध लाकर बच्ची को पिलाने लगी। रूपचंद की पत्नी सोनम, क्यों जी, सुनो, आजकल हमारी गाय बहुत कम दूध देती है। लगता है उसे चारा ठीक से नहीं डाल रहे हो, जरा ध्यान रखो। सुनो जी, मुझे तो लगता है कोई दूध चोरी कर रहा है, क्योंकि उस गाय को मैं ही हर रोज चारा डालती हूँ। लेकिन दरवाजे तो बंद रहते हैं, तो घर के अंदर कोई आता कैसे होगा? आज इस बात का पता चल जाएगा। यूं रूपचंद और सोनम पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद मुन्नी वहां आई और बोतल में दूध धोने लगी। रूपचंद एक बड़ा डंडा उठाकर जाने लगा। रुकिए, ये कोई इंसान नहीं, देखते हैं ये क्या करता है। यूं सोनम और रूपचंद मुन्नी के पीछा करने लगे। मुन्नी सड़क पर चलते चलते गोपाल के घर पहुंची। पालने में लेटी बच्ची को दूध पिलाने लगी। उस दृश्य को देखकर रूपचंद गोपाल से गुस्से में, क्यों रे, अपने बंदर को चोरी करना सिखाकर मेरे घर बेचता है? वो हर रोज हमारे गाय का दूध चुराता है।
जरा रुको जी, क्या ये सब देखकर आपको लगता है कि ये चोरी का काम है? जो गोपाल हर रोज हमें लकड़ी देता है उसकी टांग टूट गई और वो यहाँ पड़ा हुआ है। इनकी हालत इतनी खराब है कि ये बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकते। उनके पाले हुए बंदर से ये सब देखा नहीं गया, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। अरे वो तो बेचारा जानवर है, उसके मन में जो रहम है वो हम इंसानों में नहीं रहा। हम गोपाल को कई सालों से जानते हैं, हमें पता था कि उसकी टांग टूट गई है, फिर भी हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ सोनम, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। सुनो गोपाल, मेरी बातों का बुरा ना मानना। जब तक तुम ठीक ना हो जाओ, तुम्हारी बेटी के लिए दूध मेरे घर से हर रोज आएगा। इतना ही नहीं, महीने भर के लिए किराने का सामान भी तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ये बात सुनकर गोपाल और राधा बहुत खुश हुए।